Good evening to all of you. So today we'll start electrophilic aromatic substitution. I'm writing here electrophilic aromatic substitution. Electrophilic aromatic substitution. रिएक्शन शॉर्ट में अपन बोलेंगे इसको EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली अगर आप देखें कि ये इस तरह की जो रिएक्शन है जहां पे हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है एरोमेटिक स्पेसीज में या एरोमेटिक सबस्ट्रेट में एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जैसा कि नाम से क्लियर है। अपन सब बोल सकते हैं कि ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड्स गिव दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स, all aromatic compounds give this substitution reaction. This substitution reaction आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में एरोमेटिसिटी क्या है, एंटी एरोमेटिसिटी क्या है, नॉन एरोमेटिसिटी क्या है, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो बेसिकली ऑल एरोमेटिक कंपाउंड गिव्स दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, अदर देन एडिशन या अदर देन एडिशन। and elimination while alkene and alkyne give addition reaction, yeah, whereas or you can say while alkene and alkyne gives addition reaction, so there is a difference। मतलब अगर आप बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव की बात करेंगे या एक किसी एरोमेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना चाहता है, जबकि एल्कीन या एल्काइन की बात करेंगे तो वो एडिशन रिएक्शन देना चाहते हैं। तो एग्जाम पे सब्स्टिट्यूशन है, एग्जाम पे क्या है, एडिशन है। और इनफैक्ट मैं आपको बात करूं कि जो बेंजीन है, बेंजीन जो मॉलिक्यूल है एरोमेटिक सिस्टम में, बेंजीन को आप एरोमेटिक सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं, राइट। बेंजीन में आप जानते हैं कि अल्टरनेट 3 पाई बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, और इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। सो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पाई क्लाउड अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ में है। इसको अगर आप इस तरह से दिखाएं, क्लाउड के फॉर्म में दिखाएं, तो आप देख सकते हैं इसको। बेंजीन को इस तरह से भी दिखा सकते हैं आप कि भाई ये 6 मेंबर्ड रिंग है, और जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मान लीजिए कि पाई बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड बना हुआ है, राइट। किन्हीं भी 2 पाई बॉन्ड के बीच में क्लाउड का क्या पोजीशन है? क्लाउड का पोजीशन ये है कि भाई मान ले कि ये एक पी ऑर्बिटल है और यहाँ पे ये एक पी ऑर्बिटल है। अगर ऐसा हम इसको मान ले कि पी ऑर्बिटल ये है, तो इन दोनों के ओवरलैप से, साइड वाइज ओवरलैप से देखें एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, राइट। यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप से एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। दूसरा अगर आप देखें अल्टरनेट पोजिशन पे, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे भी आप फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए जरा सा, यहाँ पे भी पैरेलल पी ऑर्बिटल, सपोज करें कि पैरेलल पी ऑर्बिटल इस तरह से है, पैरेलल पी ऑर्बिटल इस तरह से है, तो यहाँ पे भी साइड वाइज ओवरलैप निश्चित रूप से हुआ होगा। तो यहाँ साइड वाइज ओवरलैप अगर हुआ है तो ये भी पाई बॉन्ड बन रहा है। और उसी तरीके से अगर आप देखें तो अल्टरनेट एक पोजीशन और है जहां पे पाई बॉन्ड पैरेलल पी ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ हो सकता है। ये पी ऑर्बिटल है इस तरह से, पी ऑर्बिटल इस तरह से है, तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड बन सकता है। तो अल्टरनेटिवली आप देख रहे हैं कि अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन देयर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब यू कैन से कि बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। बेंजीन को आप इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऑल्दो वी नो कि देयर इज नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है बेंजीन के पास,
किसी भी तरह का कोई लोन पेयर नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी आप देखें कि प्लेन के अबव एंड बिलो जो पाई क्लाउड है, उस पाई क्लाउड की वजह से लूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो उसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देती है। तो बेंजीन इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज अगर कोई भी चीज है तो इसी वजह से इसको आप न्यूक्लियोफिलिक भी बोल सकते हैं। यू कैन से कि बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, इट इज न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब इसका जो कैरेक्टर है वो न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। मतलब एज ए रीजेंट अगर बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड काफी इनफैक्ट काफी काफी ज्यादा है। न्यूक्लियोफिलिक इस तरह से है ना, न्यूक्लियोफिलिक नेचर में यहाँ पे आपको बोल सकता है। न्यूक्लियस लविंग होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड काफी ज्यादा है, तो न्यूक्लियस को लव करेगा, दैट्स व्हाई इट इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज तो है ही यहाँ पे ये, राइट। अब होता क्या है कि जब कभी भी आप देखेंगे कि बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज अटैक करती है, मैं कुछ ऐसा अगर बोलूं कि सपोज करें कि बेंजीन है ये, से इट इज बेंजीन जो कि एक एरोमेटिक सिस्टम है। अब इस बेंजीन एरोमेटिक सिस्टम पे अगर अगर आप क्या करेंगे, मान लिया कि यहाँ पे हाइड्रोजन है एवरीवेयर, अगर आप देखें तो देयर इज वन हाइड्रोजन ऑन ईच कार्बन, ये फ्लैट प्लेनर रिंग है, फ्लैट प्लेनर रिंग है, मतलब आप बोल सकते हैं कि सारे कार्बन सारे एटम एक ही प्लेन में है। ये बेंजीन है, एरोमेटिक सिस्टम है। अब इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है ये, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज अगर इसके कॉन्टेक्ट में आ जाए, से कि ई प्लस इज अ इलेक्ट्रोफाइल, या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का सिंबल है ये, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज का सिंबल है ये। सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज ही इसके कॉन्टेक्ट में आना चाहेगी, क्योंकि बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन रिच है। सो होता क्या है, होता ये कि बेंजीन का कोई एक हाइड्रोजन वहां से हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोफाइल जाके वहां पे जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई एक हाइड्रोजन आपने हटाया और हाइड्रोजन हटा के वहां पे क्या लगा दिया आपने, इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया। से यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपने हटाया और यहाँ पे क्या लग गया, इलेक्ट्रोफाइल जाके लग गया। तो अगर आप देखें मैथमेटिकली, अगर देखें तो हुआ क्या, मैथमेटिकली अगर आप देखेंगे तो हुआ इतना है कि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे आप देखिए कि इलेक्ट्रोफाइल आ गया है। So this kind of reaction is called electrophilic aromatic substitution. एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रोफाइल ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, एंड दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसी को ईएस बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, वी कॉल इट ईएएस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, हुआ क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल जाके सीधा सीधा आप देखें, इलेक्ट्रोफाइल ने जो है डिस्प्लेस कर दिया है हाइड्रोजन को, इसलिए सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल के नाम पे पड़ा। इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। अच्छा, और सिंपल तरीके से मैं अगर इस बात को दिखाना चाहूँ तो ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ कि बेंजीन है, यहाँ पे फ्लैट प्लेनर रिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब आपने एक रिजेंट ले लिया, से कि यू आर हैविंग रिजेंट ई एन यू, कोई रिजेंट इस कैरेक्टर का है कि ई है, उसमें एक ई इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। जैसे जैसे अपन बोले ना एच एक्स, एच इलेक्ट्रोफिलिक है, एक्स क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। कोई रिजेंट है जहां पे इलेक्ट्रोफाइल का भी सेगमेंट है, न्यूक्लियोफाइल का भी सेगमेंट है। तो इस तरह से आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो पाई क्लाउड है, ये पाई क्लाउड क्या है, किस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर जाए, पाई क्लाउड इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर जाए, और फिर आप देखेंगे कि एनयू जो है यहाँ से निकल जाए। सो अगर मैथमेटिकली देखें तो हुआ क्या, हुआ ये कि हाइड्रोजन वहां से हट गया और वहां पे इलेक्ट्रोफाइल चला गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, और आप देखें कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो रहा है H+ और Nu-, तो यू कैन से कि HNu की फॉर्म में बाहर आ गया, HNu- था, H+ था, HNu की फॉर्म में वापस आ गया। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन एक खास बात मैं आपको बताऊं कि अगर ये एल्कीन होता, अगर ये एल्कीन होता तो एल्कीन एडिशन देता है। इनके साथ एल्कीन, अगर आप मान लीजिए एल्कीन आपके पास है और एल्कीन के पास भी आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड है, एल्कीन आपके पास है, एल्कीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मान लो कि एक बेसिक एल्कीन है आपके पास एथीन,
अब अगर आप यहाँ पे ENU नाम का रिजेंट लेते हैं, जैसा कि ऊपर आपने लिया है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी है, तो जब आप इसमें लेते तो होता क्या कि एक जगह पाई बॉन्ड टूटता, पाई बॉन्ड टूटता और एक जगह पे E जुड़ता, एक जगह पे NU जुड़ता, यानी ये प्रोडक्ट जो बनता है CH2 और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एक जगह पे आ जाता और एक जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ जाता। सो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। दिस इज एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे इसको हम। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया है, इसको एडिशन बोलते हैं। लेकिन बेंजीन एडिशन नहीं देता है, बार बार कह रहा हूं, बेंजीन स्पेशली क्या दे रहा है, सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, जबकि अदर पाई बॉन्डेड कंपाउंड जैसे कि एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, वो एडिशन देना प्रीफर करते हैं, राइट। अच्छा, उसकी अपनी वजह है ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। सो यू कैन से कि सिंस है ना, on addition reaction with benzene, yeah, in benzene there is a loss of aromaticity, मतलब एरोमेटिसिटी बेटा खत्म हो जाती है, कोलेप्स कर जाती है, एरोमेटिसिटी का लॉस हो जाता है। अगर बेंजीन में बेंजीन के एक पाई बॉन्ड को तोड़ के अगर आप वहां पे कुछ जोड़ देंगे तो वो जो मॉलिक्यूल फाइनली बनेगा वो एरोमेटिक नहीं रहेगा, एरोमेटिसिटी का लॉस हो जाएगा और इसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब ऑन एडिशन रिएक्शन इन बेंजीन देयर इज अ लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी ड्यू टू विच addition is not preferred reaction of any aromatic system, किसी भी एरोमेटिक सिस्टम का प्रेफरेंस अगर देखेंगे आप तो वो एडिशन रिएक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि एडिशन के बाद वो लेस स्टेबल हो जाता है, एरोमेटिसिटी का लॉस होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं इनफैक्ट ऐसा बोलूं आपको कि अगर आपके पास बेंजीन है, मान लीजिए बेंजीन आपके पास है एरोमेटिक सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव और आपने ENU लिया, अब आप देखें कि ENU लिया और आप क्या करें, एक पाई बॉन्ड तोड़े और एक पाई बॉन्ड तोड़ के वो एक जगह इलेक्ट्रोफाइल एक जगह न्यूक्लियोफाइल अगर कर दें, अब देखिए कि एडिशन प्रोडक्ट कैसा बनेगा। एडिशन प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाए, मान लो कि ये और एक पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ पे E लगा दिया आपने और यहाँ पे NU लगा दिया, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो गया। दिस इज नॉन एरोमेटिक सिस्टम, non-aromatic system which is less stable, so जबकि बेंजीन कैसा था, एरोमेटिक सिस्टम था, तो कोई भी चेंज मोर स्टेबल से लेस स्टेबल क्यों जाना चाहेगा। दिस वाज एरोमेटिक सिस्टम का मतलब है मोर स्टेबल, और आप एडिशन कर दे रहे हैं इसमें, एडिशन का पैटर्न अगर आप कर दे रहे हैं तो एडिशन करने पे लेस स्टेबल बन रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं, इट इज नॉट पॉसिबल। कभी भी आप मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ अपने आप अगर कोई चीज जाना चाहेगी आसानी से, तो कहां जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पॉसिबल नहीं है, जबकि पॉसिबल क्या है, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन होने से उसकी एरोमेटिसिटी बची रहती है और फाइनली जब प्रोडक्ट बनता है तो एरोमेटिसिटी के साथ बनता है, और यही वजह है कि सब्स्टिट्यूशन बेंजीन जैसे कंपाउंड देते हैं, और जो एडिशन है ये उनका रिएक्शन जो है फिजिबल नहीं है, प्रेफरेबल नहीं है, या फेवरेबल रिएक्शन इनका नहीं है। उनका फेवरेबल रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, और वो भी कैसा सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सो नाउ we'll write the mechanism of electrophilic aromatic substitution. Mechanism of electrophilic aromatic substitution. Mechanism of electrophilic aromatic substitution क्या होता है इसमें, जरा देखा जाए।
देखिए इसमें इसमें जो स्टेप 1 है, मैं 1 बाय 1 यहाँ पे लिखना चाहूंगा। स्टेप 1 जो 1 है उसमें आप देखें क्या होता है। सबसे पहले तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे एक बेंजीन का मॉलिक्यूल है, से बेंजीन। बेंजीन को ही हम लोग रिप्रेजेंटेटिव मान के चल रहे हैं। एंड वी आर हैविंग अ रिजेंट विच इज कॉल्ड ENU, जहां पे E इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को बता रहा और NU न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को बता रहा। और इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में जो बॉन्ड है वहां पे डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको मैं थोड़ा सा लॉन्ग करके दिखाऊं सो दैट रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो जाए। सो दिस इज ENU और इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं होंगे इस बॉन्ड के। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पे इस बॉन्ड में है। तो अब होता क्या है, अब होता ये कि बेंजीन का जो क्लाउड है, पाई क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है अबव एंड बिलो, ये पाई क्लाउड बेटा इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। पाई क्लाउड अटैक करता है, पाई क्लाउड अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर और जो ENU के साथ जुड़ा हुआ बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन लेके न्यूक्लियोफाइल वाला जो पोर्शन है वो अलग हो जाएगा पहले स्टेप में। मतलब दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड यू कैन से कि दिस इज स्लो स्टेप। ये जो स्टेप है काफी स्लो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप एंड स्लो स्टेप। ये स्लो स्टेप होगा, मतलब ई के ऊपर बेंजीन अटैक कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट जो है वहां से चला जा रहा है। इनफैक्ट एक जनरल बात मैं कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा उस कंडीशन में क्या बनना है जरा आप देख लीजिए और फिर उसके स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि क्या होगा। कुछ इस तरह से आप देखिए कि बनेगा एक पाई बॉन्ड, ये 2 पाई बॉन्ड एज इट इज है। ये वाला जो पाई बॉन्ड टूटा है तो इलेक्ट्रोफाइल एक जगह पे जाके जुड़ गया, राइट। एक जगह पे आप देखिए इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, मान लीजिए कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ गया, एक जगह पे ये बॉन्ड टूटा, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इंटरमीडिएट जो है बेटा वो इस तरह से बना, ये इंटरमीडिएट बनने वाला है, ये इंटरमीडिएट बन गया। इनफैक्ट इसको बोल सकते हैं कि अरेनियम आयन, दिस इज इंटरमीडिएट, यू कैन से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इसको बोलेंगे अरेनियम आयन, अरेनियम आयन, अरेनियम आयन, राइट। अब ये जो अरेनियम आयन है बेटा दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी मैं इधर दिखा रहा हूँ। इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर मैं इधर बनाना चाहूँ कि क्या क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो जरा देखिए। इसका जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। तो देखिए इसके जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो अब आप देखिए कि जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बन जाएगा। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में E की पोजीशन फिक्स कर दें आप, यहाँ पे E फिक्स है, इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट फिक्स है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस बार डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी है, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, जहां से पाई बॉन्ड मूव किया है पॉजिटिव चार्ज, ये आ चुका है आपका। इसी तरह से और भी अगर इसके हम लोग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए, नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और बनाए अगर इसका नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो ये देखिए क्या होगा, नेक्स्ट में प्लस और पाई फिर कंजुगेशन में, तो ये अगर यहाँ आ जाए तो आप देखिए कि क्या बन गया। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में आप देखें कि यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और आप देखें कि यहाँ पे E ऑलरेडी था ही, और यहाँ पे बगल में इस तरफ क्या आ गया, प्लस आ गया। तो ये देखिए कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ से वहां तक देखिए 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपके बन गए, 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गए यहाँ पे। और इसको अगर इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे आप, तो रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरह से होगा जरा देखिए। रेजोनेंस हाइब्रिड में आप देखिए कि पाई क्लाउड अंदर अंदर मूव कर रहा है, पाई क्लाउड अंदर अंदर मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन जो है चेंज हो रही है, और इलेक्ट्रोफाइल मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा है, और आप देखें कि पाई का जो पोजीशन है वो लगातार मूव कर रहा है, राइट। और देखिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ है, दूसरी बार यहाँ है, तीसरी बार यहाँ है, यानी पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और अंदर अगर आप देखेंगे तो पाई बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, मूव कर रहा है। ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। इनफैक्ट बोल सकते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड है किसका, जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी इंटरमीडिएट की। तो ये इस तरह से एक रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल गई, यानी जो इंटरमीडिएट बना वो इंटरमीडिएट ये बना। इसके 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, उसका ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है दिस इज कॉल्ड RH। ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, जो आपको दिखाई दे रहा है रेजोनेंस से क्या है, स्टेबलाइज है। तो फर्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा हुआ होगा जो आप देख पा रहे हैं कि अरेनियम आयन बना होगा। ये फर्स्ट स्टेप था जो स्लो स्टेप था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट उतना स्टेबल नहीं होता है,
आप एरोमेटिक सिस्टम को इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्लो स्टेप तो होगा ही वो, क्योंकि आप बहुत ही स्टेबल से इंटरमीडिएट की तरफ जा रहे हैं। नाउ सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप या स्टेप 2 देखें जरा हम लोग। स्टेप 1 तो हो गया, नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 देखें आपके पास बेटा, ये इंटरमीडिएट बन चुका है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर थर्ड वाली ले लें हम, ये फर्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, और ये थर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। थर्ड वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पिक कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। तो थर्ड वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, यहाँ पे ई है, और आप देखें कि यहाँ पे बॉन्ड है, ये यहाँ पे बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कुछ इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है थर्ड वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में। और यहीं पे आप देखें कि इस ई के पास ही एक हाइड्रोजन जरूर होगा, इसकी तभी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, बड़े ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पे जो NU माइनस है, उस NU माइनस को जरा देखें आप, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये जो NU माइनस है, इसको मैं NU माइनस याद करिए, जो बाहर हुआ है NU माइनस, यहाँ पे पहले स्टेप पे जो NU माइनस बाहर हुआ है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। दो बातें हो सकती हैं यहाँ पे। जो NU माइनस है क्या क्या कर सकता है, जरा देखें, दोनों पॉसिबिलिटीज को देखें। अगर ये NU माइनस देखिए कि सीधा सीधा ये NU माइनस अगर जाके यहाँ इस प्लस पे अटैक कर जाए, प्लस, क्योंकि माइनस प्लस, तो हो क्या जाएगा, एडिशन हो जाएगा। मतलब उस केस में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी ई यहां रहेगा और यहाँ क्या रहेगा, NU यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा, जो कि अनस्टेबल है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, तो दूसरा चॉइस क्या बचा NU माइनस के लिए? दूसरी एक चॉइस है कि NU माइनस ये अगर बेस के रोल में आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर बेस का रोल प्ले करे, ये NU माइनस, अगर ये NU माइनस H प्लस पिक कर ले, एब्जॉर्ब कर ले प्रोटॉन, ये देखिए ये NU माइनस अगर यहाँ का H प्लस एब्जॉर्ब कर ले, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच ले, प्रोटॉन खींचेगा तो इस ई वाले कार्बन पे यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, बगल में पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड बन जाएगा। और अब देखिए कि एक एरोमेटिक सिस्टम डेवलप हो गया और स्टेबिलिटी भी वापस आ गई, डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे डबल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और ये एरोमेटिक सिस्टम है। एरोमेटिक सिस्टम वापस से बन चुका है, और डेफिनेटली ये सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, जबकि पहले वाले केस में अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। तो एडिशन होने से, ये एडिशन यहाँ पे हुआ, एडिशन होने से क्या दिक्कत हुई, एडिशन होने से नॉन एरोमेटिक सिस्टम बन गया, सब्स्टिट्यूशन होने से एरोमेटिक सिस्टम बन गया। और ये जो सेकंड स्टेप में डेफिनेटली ये स्टेप हमारा सही है, ऐसा ही होना चाहिए। और जो ऊपर वाला है, ये पॉसिबिलिटी दिखती तो है, लेकिन ये अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है, इसलिए वो ठीक नहीं है। और ध्यान रखना कि सेकंड स्टेप में क्या बोलेंगे आप, सेकंड स्टेप में आप बोलेंगे कि न्यूक्लियोफाइल नहीं, बल्कि वो बेस के रोल में है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है बेस के रोल में है, और ये फास्ट स्टेप होता है। दिस स्टेप इज वेरी फास्ट, ये फास्ट सेकंड स्टेप क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है, राइट, क्योंकि एरोमेटिसिटी आनी है, आप लेस स्टेबल से मोर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे फास्ट स्टेप हो जाएगा। हेंस यू कैन से कि हियर NU माइनस act as a base, ये ध्यान रखना है। यानी कि बेस की तरह ये क्या करेगा, एक्ट करेगा, और बेस की तरह एक्ट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। ध्यान रखा जाए इस बात को। इस सेकंड स्टेप इस तरह से होता है, और आप देखें कि सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया। आप देखिए शुरुआत में जो आपने लिया था, शुरुआत में आप देखिए कि बेंजीन के पास यहाँ पे क्या था, एक हाइड्रोजन था, लेकिन अब फाइनली देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया। फाइनली आप देखिए कि इलेक्ट्रोफाइल आ गया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और इसी बात को अगर हम लोग डायग्राम में दिखाना चाहें, एनर्जी डायग्राम में दिखाना चाहें, तो उसको भी हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में बता सकते हैं। इस एक्सिस पे अगर हम लोग ले लें एनर्जी, और इधर अगर हम ले लें बेटा प्रोग्रेस, इस साइड में अगर हम ले लें एनर्जी, ले लें, और इधर ले लें हम लोग और प्रोग्रेस। इधर अगर हम लोग ले लें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगा, आप काफी यूज टू हो चुके हैं इस तरह के डायग्राम के। तो हम कुछ ऐसा बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे सपोज करें कि बेंजीन है, ये बेंजीन पड़ा हुआ है, यहाँ एनर्जी है, और यहीं पे आपने रिजेंट लिया है ENU रिजेंट है, राइट।
अब ये क्या होगा, ये कुछ ग्राफ इस तरह से, इस पॉइंट से अगर हम लोग आगे की तरफ जाएं, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मैं इसको चेंज करता हूं। ग्राफ कुछ आपका इस तरह से बनेगा, 2 स्टेप में, एक पिक ये बनेगा, समवॉट लाइक दिस। इस तरह का ग्राफ कुछ यहाँ पे बनेगा। मैं क्लियरिटी के साथ आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए आपकी, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 को बताएगा ये जो पिक है, और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 को बताएगा, जो सेकंड पिक है ट्रांजिशन स्टेट 2 को बताएगा। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ पे आप देखें, ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका, इंटरमीडिएट अरेनियम आयन। यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे अरेनियम आयन बना है, ध्यान रखिएगा। इंटरमीडिएट विच इज कॉल्ड अरेनियम आयन, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका है। और आप देखिए ये, दिस इज अरेनियम आयन। अरेनियम आयन यहाँ पे आएगा, अरेनियम आयन जो इंटरमीडिएट है, राइट। और ये ट्रांजिशन स्टेट 1 यानी कि बॉन्ड का जुड़ना, मतलब आप देखिए कि बेसिकली जो पाई बॉन्ड है वो ई के ऊपर जब अटैक कर रहा तो वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा, राइट। और कंप्लीटली जब ये बन जाएगा तो इस तरह का आ जाएगा। जबकि ट्रांजिशन स्टेट 2 में अगर आप देखेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट 2 में आप देखते हैं सेकंड स्टेप को बता रहा है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, बॉन्ड बनाता है, या तो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, या तो यहाँ पे हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये 2 चीजें मैंने यहाँ पे रखी हैं बेटा। ये जो फाइनली नीचे वाला दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया, एरोमेटिक बन गया ये। अच्छा, ऊपर आप देखें कि एनर्जी यहाँ पे जो मैंने बनाया है, ये जो लाइन है, ये क्या है, एडिशन प्रोडक्ट के लिए मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट आप इसको दिखा सकते हैं कि ई है, ये एनयू है। जिसकी एनर्जी आप खुद भी देखिए, जिसकी एनर्जी आप देखिए काफी ज्यादा है और उसकी एनर्जी कम है, तो ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। और जबकि वो जो बना है लेस स्टेबल है, इसलिए वो नहीं बनेगा। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए जरूर बना दिया। और ये एनर्जी प्रोफाइल है किसका बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। तो प्लीज इसको कॉपी करें। 2 मेन स्टेप है। और एक बार देखिए, फर्स्ट स्टेप में देखें ये स्लो स्टेप है, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी अगर देखेंगे आप, इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी अगर देखेंगे, EA1 एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन स्टेप 1। और दूसरे स्टेप का जो एक्टिवेशन एनर्जी बेटा ये है, दूसरे स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ये है, दिस इज कॉल्ड EA2। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि EA1 इज ग्रेटर देन EA2। और EA1 अगर ज्यादा है EA2 से, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप जो है ये स्लो है, फर्स्ट स्टेप स्लो है। जबकि जबकि सेकंड स्टेप, ये जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है बेटा, फास्ट। सेकंड स्टेप क्या है, फास्ट। तो एक तरह से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आपके सामने है। तो ये जनरल आइडिया मैंने दिया कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो किस तरह से होगी, है ना, क्या मैकेनिज्म होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जनरल जनरल तरीके से आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। अब अगर हम लोग स्पेसिफिक होना चाहें तो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेके। तो इस तरह की जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कौन कौन सी है, और उनको 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नाउ आई एम राइटिंग सम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन सी आपके सिलेबस में है, राइट। ये हम लोग बताने जा रहे हैं आपको, और 1 by 1 उनको डिस्कस करेंगे। और उनका जो बेसिक मैकेनिज्म है वो आपको मैंने अभी बता दिया। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जो रिएक्शन आएगी, दैट इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ये एक पहला ES है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड डेरिवेटिव। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड डेरिवेटिव, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तीसरा जो ES है, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन।
अब इसमें फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी दो पार्ट हैं बेटा। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन के दो पार्ट हैं, एक इसका एक पार्ट है एल्काइलेशन और एक है एसाइलेशन। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड दूसरा पार्ट है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये दोनों अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, मतलब फिडल क्राफ्ट के दो पार्ट होंगे, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, राइट। इसको ठीक से लिख दूं मैं, एसाइलेशन। तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ये भी ES है। एंड फोर्थ दैट इज सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, sulfonation of benzene and derivative of benzene and its derivative, राइट। और इसी के साथ साथ कुछ और रिएक्शन है बेटा जो काफी इंपॉर्टेंट है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। डाई एजो कपलिंग रिएक्शन, राइट, डाई एजो कपलिंग या डाई एजोटाइजेशन, डाई एजो कपलिंग रिएक्शन। तो इनमें से फर्स्ट फोर तो काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और डाई जो कपलिंग को भी हम लोग देखेंगे। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में है, वो 4 है। 5 वाला भी कई बार आपको पूछा जा सकता है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्या होता है मैकेनिज्म वो देखा जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोला गया, आप समझ भी रहे होंगे कि आरडीएस में क्या जुड़ा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो था, ये जो स्लो स्टेप था, स्लो स्टेप में अगर आप देखें ये जो आरडीएस है, स्लो स्टेप है, इसी को आरडीएस बोलेंगे। आरडीएस में इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से इसको हम लोग बोलेंगे, ध्यान रखा जाएगा इस बात को। अब ये जो पांचों रिएक्शन है, पांचों में बेटा वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एट फर्स्ट यू शुड राइट नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन पहला रिएक्शन लिखिए आज, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का पहला जो एक काफी फेमस टाइप है, फेमस पार्ट है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, राइट। तो अब देखेंगे हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं कि आखिर ये क्या होता है, स्टेटमेंट के बाद मैकेनिज्म में आएंगे हम लोग। तो इस रिएक्शन का स्टेटमेंट देखते हैं, क्या कहता है रिएक्शन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ये है कि जब कभी आप बेंजीन लेंगे, सपोज करो आपने बेंजीन ले लिया, यू आर हैविंग बेंजीन, और बेंजीन के साथ अगर आपने बेटा कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4 का मिक्सर ले लिया, HNO3 एंड H2SO4 का मिक्सर ले लिया, राइट। एक तो ये पॉसिबिलिटी आपने ये ले लिया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 ये ले लिया, या मैं इसको और लिखता हूं, ये नहीं आपके पास तो एक दूसरा ऑप्शन है आपके पास, राइट। आपने ले लिया क्या इसके साथ बेटा, आपने ले लिया कॉन्संट्रेटेड HNO3 लेकिन एक्सेस में, HNO3 एक्सेस अमाउंट काफी ज्यादा ये ले लिया आपने, और मान लो कि ये भी आपके पास नहीं है, ये भी आपके पास नहीं है, तो एक अल्टरनेट और है आपके पास। और इसके अलावा अगर ये नहीं है तो आपने क्या ले लिया, N2O5 इन CCl4, N2O5 इन CCl4, N2O5 एक रिजेंट है जो CCl4 नाम के सॉल्वेंट में रखा हुआ है, यानी नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड डिसॉल्व इन CCl4, ये ले लिया। ध्यान रखिए कि इनमें से कोई भी एक रिजेंट आपने ले लिया, बेंजीन के साथ इनमें से कोई भी एक रिजेंट आपने ले लिया, कोई भी एक रिजेंट ले लिया आपने इनमें से, बेंजीन के साथ इन तीनों में से कोई भी एक रिजेंट ले लिया। मैं इधर लिखता हूं बेंजीन को, सो दैट और क्लैरिटी रहे। बेंजीन है आपके पास, इस बेंजीन के साथ आपने इन तीनों में से कोई भी एक, इन तीनों में से कोई भी एक आपने सपोज करो कि बेंजीन के साथ ये ले लिया, पहला वाला बेंजीन के साथ ये ले लिया आपने, बेंजीन प्लस दिस, बेंजीन प्लस दिस ये ले लिया आपने बेंजीन के साथ, या
बेंजीन के साथ बेटा आपने सेकंड वाला ले लिया, ये ले लिया, या बेंजीन के साथ आपने थर्ड वाला ले लिया, राइट। इन तीनों में से कोई भी एक अगर आप ले लेते हैं तो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा नाइट्रोबेंजीन। इन तीनों में से किसी के भी साथ आप बेंजीन को ट्रीट कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे NO2 आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ES, ये प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन नाम का बेटा एक प्रोडक्ट बन जाएगा, जबकि स्टार्टिंग मटेरियल क्या था आपका, बेंजीन। रिएक्टेंट ये था आपका। और आप देखें कि रिजेंट्स, राइट, रिजेंट्स आप देखें कि रिजेंट्स इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। अच्छा, इन तीनों को नाइट्रेटिंग मिक्सर बोलते हैं। These three are known as a नाइट्रेटिंग मिक्सर। मतलब ये तीनों में से कोई भी एक लेंगे तो ये नाइट्रेटिंग मिक्सर है, नाइट्रेटिंग एजेंट, नाइट्रेटिंग एजेंट बोल सकते हैं आप इनको। ये जो ये तीन है, इनमें से कोई भी एक आप ले लें, इन तीनों में से किसी को भी आप लेंगे तो ये नाइट्रेटिंग एजेंट है। चाहे फर्स्ट केस आप ले लें, ये चॉइस ले लें आप, या आप ये ले लें, या ये ले लें आप, तो इनमें से किसी भी एक को बेंजीन के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन नाम का प्रोडक्ट बनेगा, और रिएक्शन को बोला जाएगा कि नाइट्रेशन हो गया। बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा के NO2 ग्रुप लग गया, और उसको हम बोलेंगे कि इट इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, राइट। तो अब इस बात की मैकेनिज्म को समझा जाए कि मैकेनिज्म क्या है, कैसे नाइट्रेशन हो गया, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टेटमेंट आपने देख लिया कि भाई आपने बेंजीन को किसी भी नाइट्रेटिंग मिक्सर के साथ मिलाया तो नाइट्रोबेंजीन नाम का प्रोडक्ट बन गया। अब इसको हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, है ना। मैकेनिज्म पहला वाला केस लेके देखते हैं हम लोग। मैकेनिज्म में पहले वाले केस में क्या होगा, फर्स्ट वाले केस में क्या होगा। स्टेप 1 जरा देखिए आप, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाएंगे रिजेंट के नेचर के हिसाब से। सबसे पहले आपको पहले वाले ऑप्शन में H2SO4 है, और H2SO4 के साथ अपने नाइट्रिक एसिड यानी OHNO2, नाइट्रिक एसिड की जो स्ट्रक्चर होगी बेटा वो इस तरह से हो जाएगी, HNO3 इस तरह से है। तो H2SO4 और नाइट्रिक एसिड को जब मिला दिया तो यहाँ पे होगा क्या कि बेटा H2SO4 एक प्रोटॉन नाइट्रिक एसिड को दे देगा, यानी नाइट्रिक एसिड एक प्रोटॉन यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा, और प्रोटॉन एब्जॉर्ब करके क्या बनाएगा बेटा, ये बन जाएगा HSO4-। जब सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रोटॉन दे देगा तो HSO4-, और वो क्या बना, वो बन गया प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड, H, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और ये आ गया आपका NO2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस ये बन गया। दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड, दिस इज प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड, राइट। अब आप देखेंगे प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड जैसे ही बना, आप देखेंगे प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि वाटर एक लिविंग ग्रुप की तरह दिख रहा है। ये वाटर अगर इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके अगर वाटर इधर आ जाए तो प्लस माइनस न्यूट्रल, यानी वाटर अलग हो गया, और प्लस आप देखें कि नाइट्रोनियम आयन, मतलब NO2 और N के ऊपर क्या चार्ज आ गया, प्लस। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन which is electrophile of the reaction, which is electrophile of the reaction, electrophile of the reaction, which is electrophile of the reaction। इसको देखिए आप, which is electrophile of the reaction। ओके, अब देखिए जब इलेक्ट्रोफाइल बन गया, नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो अगले बार क्या होगा, अगले स्टेप में आप देखें, स्टेप 2 में देखें क्या होगा। स्टेप 2 में बहुत सीधी सी बात है कि बेंजीन आपके पास पड़ा है, और बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है, NO2+, नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बन चुका है। और ये वाला स्टेप जो है आप जानते हैं कि स्लो होता है, अभी भी थोड़ी देर पहले बनाया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ये देखिए आप, ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक कर रहा है, और पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा, स्लो स्टेप है, ये वाला स्टेप स्लो होता है। तो आप देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और 2 पाई बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। अब ये जो इंटरमीडिएट बना बेटा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, आप जानते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं
तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जिसको अरेनियम आयन बोलते हैं। एक यहां चला जाए, अगर आप देखें कि ये यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डबल, और यहाँ पे क्या है आपका NO2। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर इसका बनाए बेटा, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखें इसी तरह से, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाए, तो डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ पे प्लस, और आप देखिए कि यहाँ पे क्या है NO2 यानी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आपका लगा हुआ है। और अब इसी का आप देखेंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड भी बन जाएगा, इसी का रेजोनेंस हाइब्रिड भी बन जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि NO2 यहाँ पे है और पार्शियल पॉजिटिव 3 जगह ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे, और बाकी आप देखिए पाई क्लाउड यहाँ पे घूम रहा है। एनीवे ये आपका बन गया क्या, नाइट्रोनियम आयन जाके वहां पे जुड़ गया और एक इंटरमीडिएट बन गया। नाउ थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप ये था। स्टेप 3 में अगर हम लोग जाएं तो स्टेप 3 देखिए जरा, स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 देखिए जरा। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, स्टेप 3 में फास्ट स्टेप होता है, आपको पता है। फास्ट स्टेप होगा क्या, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय बेस, इनफैक्ट यू कैन से एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, यहीं पे H है, और आप देखते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और 2 पाई बॉन्ड आप देखिए कि एज इट इज ये बने हुए हैं। अगली बार यहाँ पे क्या आएगा, आप देखें कि मिक्सर में पड़ा हुआ है HSO4 माइनस। आप शुरुआत में ही देखिए HSO4 माइनस जो है एक तरह से बेस है, बेस के रोल में HSO4 माइनस है। तो HSO4 माइनस चाहेगा कि अपना प्रोटॉन मुझे मिल जाए, मेरा प्रोटॉन बेचारा गया है, मुझे वापस चाहिए मेरा प्रोटॉन। तो HSO4 माइनस क्या करेगा, HSO4 माइनस प्रोटॉन को यहां से खींचना चाहेगा, और प्रोटॉन अगर खींचेगा तो एरोमेटिसिटी वापस आएगी। क्यों वापस आएगी, क्योंकि प्लस और माइनस क्या बन जाएगा बेटा, एक बॉन्ड बन जाएगा, और आप देखेंगे कि एरोमेटिक सेगमेंट वापस आ गया। डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल था, इनफैक्ट ये जो इलेक्ट्रोफाइल के रोल में क्या था, यहाँ पे NO2 या NO2 बना रह जाएगा, यानी यू आर हैविंग नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। देखें जरा, नोट कर लें सभी लोग। और अल्टीमेटली यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इस पूरे स्टेप में अगर आप देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड ने प्रोटॉन डोनेशन का काम किया। ये प्रोटॉन डोनर है एक तरह से, प्रोटॉन डोनर। नाइट्रिक एसिड को इसने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट किया। और नाइट्रिक एसिड क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। और एक क्या है, प्रोटॉन डोनर है। इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है नाइट्रिक एसिड से, इसलिए उसने प्रोटॉन दे दिया, और नाइट्रिक एसिड को लेना पड़ा, और वाटर डिहाइड्रेट करके नाइट्रोनियम आयन बना, और नाइट्रोनियम आयन इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन। और ये कंप्लीट नाइट्रेशन की मैकेनिज्म आपके पास यहाँ पे हो गई। अच्छा, एक दूसरी चीज ये कि अगर मान लो आपके पास एक्सेस HNO3 होता, इन केस ऑफ एक्सेस HNO3, इन केस ऑफ एक्सेस HNO3, अगर एक्सेस HNO3 होता तो क्या होता, जरा देखिए। हम मैकेनिज्म ऐसे लिखते हैं 2HNO3। अब ये जो 2HNO3 है, ये क्या होता है बेटा, ये ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, और देता है NO2 प्लस। NO2 प्लस देगा, NO3 माइनस देगा, और वाटर देगा। आप देख लीजिए बैलेंस है रिएक्शन, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। और NO2 प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर जाएगा, यानी दिस इज इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन। तो यहां भी आप देखें कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल यहां भी क्या हुआ, जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो कुछ कहने की जरूरत थी नहीं, आगे की रिएक्शन उसी तरह से हो जाएंगी। अब मान लो कि N2O5 होता अपने पास, सपोज करो कि वी आर हैविंग N2O5, N2O5 अगर रिजेंट लेते तो क्या होता, तो भी बेटा N2O5 ब्रेक करता है और देता है NO2 प्लस, ब्रेक करके NO2 प्लस देता है और NO3 माइनस देता है। आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए कि ये भी इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस आ गया, और सबके सब क्या कर रहे हैं, तीनों रिजेंट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल ही तो जनरेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने से आगे की रिएक्शन उसी तरह से हो जाएगी। और N2O5 क्या होता है, इन CCl4, CCl4 में डूबा हुआ N2O5 ये नाइट्रोनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल दे देता है यहाँ पे। सो इस बात को अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। और ये मैकेनिज्म हो गई नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की, कंप्लीट मैकेनिज्म नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही, राइट। अब देखिए एक क्वेश्चन, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन एक बार पूछा गया। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया था कि आपको C6H6 दे दिया है, C6H6
और इसको नाइट्रोनियम आयन दे दिया है किसी सोर्स से NO2+, राइट, और प्रोडक्ट बन जाएगा जो भी बनेगा। दूसरा इनने क्या किया कि C6D6 यानी हाइड्रोजन हटा के ड्यूटेरियम लगा दिया और नाइट्रोनियम आयन दे दिया NO2+, और तीसरा C6T6 यानी ट्राइटियम दे दिया और NO2 नाइट्रोनियम आयन NO2+ दे दिया इनने। अब ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ ES, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ ES, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर क्या होगा, बेंजीन में पहले होगा या C6D6 में होगा या C6T6 में होगा। तो आपको बताएं कि फर्क किसका है, हाइड्रोजन का फर्क है। आप देखिए कि ये जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, हाइड्रोजन हो या ड्यूटेरियम हो या ट्राइटियम, ये स्टेप कैसा है, फास्ट है। तो जब ये स्टेप फास्ट है, हाइड्रोजन बाहर निकले, चाहे ड्यूटेरियम बाहर निकले, चाहे ट्राइटियम बाहर निकले, इस स्टेप से रेट के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अगर कोई पूछे कि इन तीनों का रेट का ऑर्डर क्या है, सो रेट इन तीनों ही केसेस में क्या हो जाएंगे, सेम। मतलब हियर ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ नाइट्रेशन will be सेम। आई मीन कि 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी कि 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3। तीनों ही केसेस में नाइट्रेशन के रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? सिंस नाइट्रेशन RDS doesn't in you can say कि since in slow step there is no H, D or T is involved, right? That's why you can say कि तीनों ही केस में नाइट्रेशन तो होगा, वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर वो स्लो स्टेप में D और T और H इन्वॉल्व होते तो शायद नाइट्रेशन के रेट का फर्क पड़ता, लेकिन इस केस में नाइट्रेशन के रेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपको नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन और बेसिक्स है ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर जो हैलोजिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।